नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की खास श्रृंखला में, जिसमें हम डेली न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कोई कोई खास मुद्दे के हम डिस्कस करें, तो उसमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचार। आरबीआई द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना का आरंभ। आरबीआई अनेबल्स रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स। संदर्भ। हाल ही में आरबीआई द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना अर्थात रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की गई। इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक में रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अर्थात आरडीजी खोलने की अनुमति होगी। अगर इस योजना के संचालन और प्रोसीजर की बात की जाए, तो इस योजना के तहत एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन और नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम अर्थात एनडीएसओएम तक पहुंच प्रदान की जाएगी। अगर हम नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, एनडीएसओएम की बात करें, तो रिजर्व बैंक के स्वामित्व में सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीय बाजार में सौदे करने की एक स्क्रीन आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान सिस्टम है, अर्थात ये मैचिंग सिस्टम है। आरडीजी खाता खोलने और उसके प्रबंधन पर खुदरा निवेशक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आपसे प्रश्न बने कि क्या आरडीजी खाता खोलने और उसके प्रबंधन पर खुदरा निवेशक को कोई शुल्क देना पड़ेगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं योजना के उद्देश्य के बारे में। प्राथमिक और द्वितीय सरकारी प्रतिभूति बाजार दोनों तक ऑनलाइन माध्यम से खुदरा निवेशकों की पहुंच में सुधार करना है। जिस प्रकार भारत सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, साथ ही साथ इसके ऑनलाइन माध्यम से खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में पहुंच के अवसर प्रदान करती है। अगर इस योजना के महत्व की बात की जाए, तो ये योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों अर्थात जी सेक्स यानी गवर्नमेंट सेक्स में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान है। यानी कि इसी विंडो के द्वारा आपको सारे क्लियर और सारी आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। अगर उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध निवेश की बात करें, तो इसमें 4 प्रकार के निवेश किया जा सकते हैं। पहला है भारत सरकार ट्रेजरी बिल में, दूसरा है भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में, तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, चौथा है राज्य विकास ऋण में। तो अगर इस पूरी चर्चा में हम देखें, तो आपको कौन-कौन से प्रश्न हल करने होंगे, कौन-कौन सी बातें जाननी होंगी। तो पहला प्रश्न है गिल्ट खाता क्या होता है? दूसरा है खुदरा निवेशक कौन होते हैं? तीसरा है जी-सेक आखिर है क्या? तो आइए सबसे पहले देखते हैं गिल्ट खाता होता क्या है। गिल्ट खाते की तुलना किसी बैंक खाते से की जा सकती है। अंतर बस इतना होता है कि जहां बैंक खाते में पैसा जमा और निकाले जाते हैं, वहीं गिल्ट खाते में ट्रेजरी बिल या सरकारी प्रतिभूतियों को जमा और निकाला जाता है। अर्थात अगर हम साधारण भाषा में बात करें, तो जिस प्रकार से हम बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, उसी प्रकार अगर हम एक गिल्ट खाता खोलते हैं, तो इसमें आपको ना तो पैसे जमा करोगे, ना ही पैसे निकालोगे, बल्कि सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स या सरकारी प्रतिभूतियों को आप जमा कर सकते हैं और इन्हें निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो ये सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक खाता होता है, जिसमें केवल सरकारी प्रतिभूतियां ही रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है खुदरा निवेशक कौन होते हैं? तो हम देखते हैं पारंपरिक या ऑनलाइन ब्रोकरेज फार्मों या अन्य प्रकार के निवेश खातों के माध्यम से इक्विटी शेयरों, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल फंड या एक्सेस ट्रेडिंग फंड के क्रय विक्रय करने वालों को खुदरा निवेशक कहा जाता है। यानी कि जो कोई एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, म्यूचुअल फंड आदि का खरीद करता है, उसकी बिक्री करता है, इसी को रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जीसेक क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जीसेक जिसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सरकारी प्रतिभूतियों की बात करें, तो एक लोक ऋण वृद्धि के उद्देश्य से सरकार के राजपत्र में असूचित एवं सरकार द्वारा निर्मित या जारी प्रतिभूति होती है। अर्थात सरकार के गजट में इसको नोटिफाई किया जाता है, साथ ही साथ सरकार इसको जारी करती है, जिससे कि आम पब्लिक इसे खरीदे और अपना रुपया सरकार को दे। इस प्रकार सरकार पब्लिक से क्रेडिट यानी लोन ऋण लेती है। यह सरकार के ऋण दायित्वों के गारंटी पत्र के समान होता है और इस ऋण की गारंटर कौन होता है? सरकार होती है। ये प्रतिभूतियों या तो अल्पकालिक होंगी या दीर्घकालिक होंगी, अर्थात इन्हें या तो आप अल्प समय यानी कि 91 दिन में या फिर 1 साल के लिए, वर्ष के लिए खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ये 2 वर्ष या उससे अधिक की भी हो सकती हैं। हमारा आज की अगली न्यूज है भूटान में भारत के भीम यूपीआई की शुरुआत। हमारे पड़ोसी देश भूटान एडॉप्ट इंडिया भीम यूपीआई। पड़ोसी देश ने हाल ही में भूटान अपने त्वरित प्रक्रिया अर्थात क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड के लिए भारत के
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। साथ ही साथ भूटान व्यापारिक स्थलों मर्चेंट लोकेशंस पर भीम यूपीआई स्वीकार करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश भी है। तो अगर बात की जाए हमारे किस पड़ोसी देश ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड को अपनाया है, तो वो है भूटान। और अगर हम बात करें कि मर्चेंट लोकेशन पे किस देश ने अपनाया है, तो अगर पहले देश की बात करें तो वो है सिंगापुर, और दूसरे देश की बात करें तो वो कौन सा है, भूटान। इसके साथ ही भूटान रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये बात देखनी होगी, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जो रुपे कार्ड को जारी करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, भीम यूपीआई को भी स्वीकार करता है, तो वो एकमात्र देश कौन सा है, भूटान। तो हम देखते हैं बहुत देर कि इसमें भीम एक चर्चा का विषय है। तो देखते हैं आखिर भीम है क्या। भीम अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसकी फुल फॉर्म है, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से काम करने वाला भारत का डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। अगर हम बात करें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, तो इस सिस्टम में कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से संचालित किया जा सकता है। भीम ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि भीम की फुल फॉर्म क्या है, वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगर आपकी बात की जाए कि इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आंसर होगा एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ यह रियल टाइम धन अंतरण किए जाने की सुविधा प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही अपने फोन पे क्लिक करेंगे वैसे ही दूसरे खाते में पैसे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इसे दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें तो भीम को लॉन्च किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर होगा 2016। तो अब बात करते हैं आखिर में यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता क्या है। यह एक त्वरित रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इस प्रणाली के द्वारा उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते का विवरण दूसरे पक्ष को बताए बिना कई बैंक खातों में रियल टाइम आधार पर धन अंतरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आप आजकल गूगल पे या फिर फोन पे चलाते होंगे, उसको भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा ही चलाया जा रहा है। हमारी आज की अगली खबर है, लद्दाख में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन लद्दाख। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड अर्थात एनटीपीसी रेल द्वारा लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू की जा रही है। तो आपसे प्रश्न आएगा कि देश में पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ शुरू की जा रही है, तो उसका उत्तर होगा लद्दाख। साथ ही साथ आपको बता दें एनटीपीसी रेल अर्थात नेशनल टर्मिनल पावर कॉरपोरेशन एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी की 100% सब्सिडरी कंपनी है, अर्थात एनटीपीसी रेल एनटीपीसी की एक कंपनी है। तो आइए बात करते हैं हरित हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। हरित हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय या फिर अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा अगर जिस इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से अगर हाइड्रोजन को उत्पादन किया जाता है, इसे ही ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, क्योंकि आजकल एक गंभीर पर्यावरण का संकट एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। हमारी अगली खबर है, पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन करता हो आम माफी योजना। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी मानदंडों का उल्लंघन करने वाली बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एक आम माफी योजना एमएसटी स्कीम तैयार की गई है। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हम देखते हैं हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में यह मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है, अर्थात एनजीटी के अंतर्गत स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को तैयार किया गया है। आपको पता है कि इस साल की शुरुआत में एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को हरित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड और एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया था। इसको देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने उल्लंघनकर्ताओं हेतु एक आम माफी योजना तैयार की है। अगला टॉपिक है मानद महावाणिज्य दूत ऑनरी काउंसिल जनरल। हाल ही में बेंगलुरु के उद्योगपति एनएस श्रीनिवास मूर्ति को वियतनाम में कर्नाटक का मानद महावाणिज्य दूत
ऑनरी काउंसिल जनरल इंडिया नियुक्त किया गया है। यह भारत से वियतनाम के पहले और विश्व में 19वें महामानव मानद महावाणिज्य दूत हैं। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि कर्नाटक से वियतनाम में मानद महावाणिज्य दूत किसे नियुक्त किया गया, उसका उत्तर होगा एन.एस. श्रीनिवासन मूर्ति। अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए भारत से वियतनाम के पहले मानद महावाणिज्य दूत कौन है, तो इसका भी उत्तर होगा एन.एस. श्रीनिवासन मूर्ति। तो आइए देखते हैं कि मानद महावाणिज्य दूत कौन होते हैं। मानद महावाणिज्य दूत भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ मिलकर अन्य देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। अर्थात भारतीय एम्बेसी जिस जिस देशों में हैं उनके साथ मिलकर ये महावाणिज्य दूत उनके आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक पावर और कल्चरल पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये अशासकीय व्यक्ति होते हैं, ये कोई प्रशासनिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि बगैर पारिश्रमिक के अंशकालिक आधार पर अपने कार्यों को पूरा करते हैं। इनको कोई सैलरी वेतन भी नहीं दिया जाता है, बस ये अपने कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। मानद महावाणिज्य दूत पासपोर्ट आवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही वीजा या निवास परमिट से संबंधित मामलों को संभालते हैं। अर्थात ये एम्बेसी के साथ काम मिलकर काम तो करते हैं, बट एम्बेसी वाला काम नहीं करते हैं। ये पासपोर्ट को आवेदन स्वीकार करना, वीजा देना, निवास परमिट प्रदान करना, ये एम्बेसी कार्य है, वो वही करती है। ये न्यायिक कार्रवाई में कानूनी सलाहकार के रूप में या वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। एक तो किसे नियुक्त किया गया, वो है एन.एस. श्रीनिवासन मूर्ति, और दूसरी बात ये कि इसका काम क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे देशों की आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं, अपने देश के साथ मिलाते हैं। हमारी आज की अगली अगली खबर है भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन। हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून के चकार्ता शहर में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। तो आपसे प्रश्न दो बन सकते हैं फिर कि सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खोला गया है, खुद उसका उद्घाटन किया गया है, उसका उत्तर होगा उत्तराखंड। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है उत्तराखंड के किस शहर में क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया, तो उसका उत्तर होगा देहरादून के चकार्ता शहर में। इस उद्यान में लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियां पाई जाएंगी। तो हम देखते हैं लाइकेन, फर्न, कवक को ही सामूहिक रूप से क्रिप्टोगेमिक कहा जाता है। इस जगह को इन प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल निम्न प्रदूषण स्तर और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों के कारण चुना गया है। तो अगर बात की जाए कि उत्तराखंड के चकार्ता शहर को ही क्यों पाया चुना गया है, उसका मेन रीजन क्या है, क्रिप्टोगेमिक जो पौधे हैं अर्थात लाइकेन, फर्न और कवक हैं, उनके विकास के लिए, उनके एडेप्टेशन के लिए यहाँ पे लो पोल्यूशन पाया जा रहा है, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन है, और साथ ही साथ इनके लिए अनुकूल है। तो आइए बात करते हैं कि क्रिप्टोगेम आखिर होते क्या हैं। तो अगर प्लांट किंगडम की बात की जाए तो इनके सब डिवीजन दो प्रकार के हैं। पहला है क्रिप्टोगेम, दूसरा है फेनरोगेम। तो अगर क्रिप्टोगेम की बात की जाए तो इसके समूह में बीज रहित पौधे, सीडलेस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं और पादपों के समान जीवन, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें क्रिप्टोगेम समूह के रूप में जाना जाता है। जबकि फेनरोगेम समूह में बीज वाले पौधे, सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। इसके आगे अगर फेनरोगेम को और डिवाइड किया जाए तो ये दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अगर हम बात करें क्रिप्टोगेम की, तो क्रिप्टोगेम का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष प्रजनन, इनडायरेक्ट रिप्रोडक्शन। अर्थात ये पौधे किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं। क्रिप्टोगेम पादप जैसे कि शैवाल, लाइकेन, काई, फर्न बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। अर्थात इनमें कोई भी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, ना ही इसमें कोई बीज या फूल वाली संरचना पाई जाती है। ये केवल इनडायरेक्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। और उनके उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर शैवाल, लाइकेन, काई और फन पाए जाते हैं, जिनको रिप्रोडक्शन करने के लिए बीजाणु बैक्टीरिया की सहायता मिलती है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।